आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम उन साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन्हें देख कर के हम यह जान सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन को किस तरह से वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशंस के द्वारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस की वजह से कोरोजन और रेंसिडिटी कॉज होती है। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन चेंज का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और इनिशियल सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर में दिखाई पड़ने वाले चेंजेस को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो प्रोसेस होती है जिसमें कि एक सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वाइस वर्सा। जब एक फिजिकल चेंज होता है तो एक सब्सटेंस अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता। या हम यह भी कह सकते हैं कि जब फिजिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। उसकी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी बरकरार रहती हैं, केवल उसका स्टेट चेंज होता है। इसके विपरीत जब एक केमिकल चेंज होता है तो उस दौरान एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है और उसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो दोनों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मेन डिफरेंस यह होता है कि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जबकि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। जब एक केमिकल चेंज होता है तो हम यह कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि जब हम गर्मियों के दिनों में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है और उस बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से मिल्क में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मिल्क का टेस्ट और उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो गया है। इसी तरह से यदि हम आयरन को मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख करके कुछ समय तक छोड़ दें तो यह देखेंगे कि आयरन रस्ट हो जाता है। यहाँ पर भी बेसिकली आयरन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग कॉज होती है। जब फूड का डाइजेशन होता है हमारे स्टमक के अंदर तो वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज होकर के फाइनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज अपीयर हो जाती हैं। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो एक डेज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग होती हैं। तो हम यहाँ पर भी यह कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इन शॉर्ट जब भी कोई ऐसा चेंज होता है जिसमें कि नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और पुराने सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं तो ऐसे चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम उन साइंस या उन इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं यह पहचानने में कि सब्सटेंसेस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है। जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो यह देखा जाता है कि उनके स्टेट में कोई चेंज हो गया या फिर उनके कलर में कोई चेंज आ गया या फिर कोई गैस इवॉल्व होने लगी या फिर हमारा जो सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट करने के बाद उनके टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो जब भी इस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं तो हम यह कहते हैं कि सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन से पहले
सब्सटेंसेस का स्टेट लिक्विड हो और रिएक्शन के बाद कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाए, या यह भी हो सकता है कि रिएक्शन से पहले सब्सटेंसेस के कलर अलग-अलग हों और रिएक्शन के बाद कोई तीसरा कलर का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। या फिर जब हम 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करें तो कोई गैस इवॉल्व होने लगे, या फिर 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद हम यह नोटिस करें कि उनके टेम्परेचर में चेंज हो गया है। तो जब भी इस तरह के चेंजेस ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, तो ये चेंजेस इंडिकेट करते हैं कि सब्सटेंसेस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम एक डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। यदि हमें इस केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखना हो, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा कहना या लिखना बहुत ही लंबा प्रतीत होता है। यदि हम एक केमिकल रिएक्शन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसे हम वर्ड इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इनके बीच में एक एरो होता है जिसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की ओर पॉइंट कर रही होती है। यदि हम इस स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं। इनके बीच में प्लस साइन इंडिकेट करता है कि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और एरो यह इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब हमें एक केमिकल रिएक्शन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम वर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट्स के बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं, जो कि यह इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो होता है जिसकी डायरेक्शन रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की ओर इंडिकेट कर रही होती है। यह इस बात को दर्शाती है कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। यदि बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो उनके बीच में भी हम प्लस साइन लगाते हैं। जब हमें एक केमिकल रिएक्शन को और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन में हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स को वर्ड्स में लिखने की बजाय हम उसे उनके केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर Mg मैग्नीशियम का केमिकल फ़ॉर्मूला होता है, O2 ऑक्सीजन का केमिकल फ़ॉर्मूला होता है और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फ़ॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि Mg which means magnesium is reacting with O2 which means oxygen and forming magnesium oxide। जब हम एक रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह और भी कॉम्पैक्ट और प्रिसाइज़ हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यदि हम इस दिए हुए केमिकल रिएक्शन को देखें, यहाँ पर दिखाया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। यदि हम इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो हम यह देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम का एक एटम दिखाया गया है, प्रोडक्ट्स में भी मैग्नीशियम का एक ही एटम है, लेकिन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। इसका मतलब यह है कि यह इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने सेटिस्फाई नहीं किया है, इसीलिए ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और ऐसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन सिर्फ यह रिप्रेजेंट करती है कि कौन से रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करती। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक
केमिकल रिएक्शन के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहता है। इसीलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो यह इंश्योर करें कि केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में किसी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स लिख रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी उस एलिमेंट के दिखाए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स में किसी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स साइड में भी उस एलिमेंट के उतने नंबर ऑफ एटम्स ही दिखने चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्योंकि हमेशा ही एक केमिकल रिएक्शन के दौरान वैलिड रहता है, इसीलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा ही एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखें। जैसा कि हम इस दिए हुए इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन को दिखाया गया है, जो कि आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट्स की तरफ मैग्नीशियम के 2 एटम्स को दिखाया है और राइट हैंड साइड में भी यानी कि प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम के 2 ही एटम्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स दिखाई पड़ रहे हैं और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से यह इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। और क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होता है, इसीलिए हमें हमेशा ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरह लिखना चाहिए। अब हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके हम एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट्स का भी होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स में सभी एलिमेंट्स के जितने एटम्स मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी सभी एलिमेंट्स के उतने ही एटम्स मौजूद होने चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जब हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी एलिमेंट के जितने एटम्स मौजूद हैं, राइट हैंड साइड में यानी कि प्रोडक्ट साइड में भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम्स मौजूद होने चाहिए। जब हम एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले उस कंपाउंड को चूज़ करते हैं जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हों। यह कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जो यह शो करता है कि आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। अब यदि हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यह देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में तो ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम दिखाया गया है, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स दिखाए गए हैं। और इसी तरह से रिएक्टेंट साइड में आयरन के 3 एटम 1 एटम दिखाया गया है और प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम्स दिखाए गए हैं। तो इस तरह से हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और यह केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। इस केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले उस कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में जो फेरस फेरिक ऑक्साइड है यानी कि Fe3O4 है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। और इस कंपाउंड के अंदर भी यदि हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा मात्रा में, जो कि 4 संख्या में है, वो मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को 4 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम किसी भी कंपाउंड यानी जैसे कि वाटर के केमिकल फार्मूला को डिस्टर्ब ना करें और वाटर का कोफिशिएंट 4 बना दें। ऐसा करके हम
लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को 4 बनाने में सक्सेसफुल हो जाएँगे। परंतु जब हम ऐसा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या 8 हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या 2 है। इसी तरह से आयरन के भी अगर हम एटम्स की संख्या को देखें तो रिएक्टेंट साइड में आयरन के एटम्स की संख्या 1 है और प्रोडक्ट साइड में आयरन के एटम्स की संख्या 3 है। अब हम हाइड्रोजन या आयरन किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड में बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट को 4 बना दें। ऐसा करके प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाएँगे और रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाएँगे। अब यदि हमें आयरन को भी बैलेंस करना है, तो यदि हम रिएक्टेंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में यदि आयरन के कोफिशिएंट को 3 बना दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आयरन के 3 एटम्स हो जाएँगे और राइट हैंड साइड में तो आयरन के 3 एटम्स हैं ही। ऐसी स्थिति में ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि हम इस दिए हुए एग्ज़ाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जब हम एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो यह ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के केमिकल फ़ॉर्मूला को डिस्टर्ब ना करें। हम हमेशा ही जब भी हमें उसके नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाना होता है, तो हम उस एलिमेंट या कंपाउंड के का कोई कोएफ़िशिएंट रखते हैं, ना कि हम उसके केमिकल फ़ॉर्मूला को डिस्टॉर्ट करके नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब भी हम एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तब हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के केमिकल फ़ॉर्मूला को ख़राब ना करें। जब हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम फाइनली एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड के सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हो गए हैं। यदि ऐसा हो गया है, तो हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है और हमारा पर्पस अचीव हो चुका है। जब हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है, तो इसके लिए हम उस केमिकल इक्वेशन में मौजूद सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के स्टेट को उसके सामने मेंशन कर देते हैं। जब हम किसी एलिमेंट या कंपाउंड के सामने ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वह एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड स्टेट में मौजूद है। जब हम ब्रैकेट में स्मॉल एल लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि वह एलिमेंट या कंपाउंड उस केमिकल रिएक्शन के दौरान लिक्विड स्टेट में मौजूद है। जब हम ब्रैकेट में स्मॉल जी लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वह एलिमेंट या कंपाउंड उस केमिकल रिएक्शन के दौरान गैसियस स्टेट में मौजूद है। और जब हम ब्रैकेट में एक्यू लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वह एलिमेंट या कंपाउंड एक्वस स्टेट में मौजूद है। एक्वस स्टेट का मतलब होता है कि वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उस इक्वेशन की कंडीशंस को एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। जैसे कि प्रेशर की कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन या फिर किसी कैटलिस्ट की कंडीशन। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आयरन और वाटर के रिएक्शन को शो किया है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर का जो स्टेट मेंशन्ड है वो गैसियस स्टेट है। इसका मतलब ये है कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जब आयरन और वाटर का रिएक्शन हो रहा था, तब वाटर स्टीम की फॉर्म में मौजूद था। हम सेकंड इक्वेशन में देख सकते हैं कि एरो के ऊपर 340 एटीएम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर में कंडक्ट कराया गया। इसी तरह से इस तीसरी इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस स्टेट में है, वाटर एक्वस स्टेट में है। ये दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं उनके स्टेट्स को मेंशन करके या फिर केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस को मेंशन करके।
अब हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल रिएक्शंस को 5 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरे को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथे को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवे को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, यह वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और साथ में हीट रिलीज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम उन केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के प्रोडक्ट तो फॉर्म करते हैं, परंतु उसके साथ-साथ हीट भी रिलीज़ होती है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, यह एग्ज़ाम्पल शो कर रहा है कि जब मीथेन गैस को हम बर्न करते हैं, तो वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करती है और इस रिएक्शन के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाकर के वहाँ मौजूद ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स केमिकली कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ-साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। इसके विपरीत डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू ये देख सकते हैं कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एनर्जी की आवश्यकता होती है जब हमें एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में तोड़ना होता है। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम अ, इसीलिए ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूटता है, तो ऐसा होने के लिए उसे एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है। यह एनर्जी उसे हीट से भी मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी मिल सकती है और लाइट से भी मिल सकती है। जब एक सिंगल रिएक्टेंट को हम दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में हीट के द्वारा तोड़ते हैं, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अ, इसके विपरीत जब हम किसी रिएक्टेंट को दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके विपरीत जब हम एक सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में लाइट एनर्जी के द्वारा तोड़ते हैं, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जब हम
सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पर जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इस सिंगल रिएक्टेंट को 2 प्रोडक्ट्स में लाइट एनर्जी के द्वारा तोड़ा गया है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यह होता है कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज़ होने के लिए एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है। यह एनर्जी वह हीट की फॉर्म में भी एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी एब्ज़ॉर्ब कर सकता है या फिर लाइट की फॉर्म में भी एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर फॉर्म होता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट फॉर्म कर दिया और साथ ही साथ हमें एलिमेंटल कॉपर भी ऑब्टेन हो गया। यह रिएक्शन इसीलिए हो पाया क्योंकि आयरन कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी संभव हो पाता है जब एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और एज ए प्रोडक्ट हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। यहाँ पर हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके बेरियम सल्फेट फॉर्म कर देता है और सोडियम आयन क्लोरीन आयन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पर क्लियरली आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और इसीलिए हम इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ही इस रिएक्शन के दौरान लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में होता है और सोडियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में होता है। इस रिएक्शन के दौरान 2 लिक्विड्स जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एक सॉलिड बेरियम सल्फेट नाम का सॉलिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस तरह के रिएक्शंस को जहाँ पर कि 2 लिक्विड्स मिलकर के एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जब 2 लिक्विड्स एक दूसरे से रिएक्ट करके एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट नाम का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को गेन करना या फिर हाइड्रोजन को लूज करना। इसका मतलब यह है कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर वो हाइड्रोजन को लूज करता है तो हम यह कहते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया है या वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इसके विपरीत रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लूज करना या फिर हाइड्रोजन को गेन करना। इसका मतलब यह है कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करता है तो हम यह कहते हैं कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया है या फिर वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर एलिमेंटल कॉपर और वाटर फॉर्म होता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, यानी कि उसका रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अभी हमने यह जाना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हमेशा ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस साथ-साथ अकर करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब किसी
एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे सब्सटेंस का ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाता है। इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो एलिमेंटल जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, जिसकी वजह से उसका रिडक्शन हो गया, और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि जब एक सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, और क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेसेस साथ-साथ होती हैं, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित करती है। जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीडाइज्ड होकर के जंग बना देता है और इससे हमारा मेटल खराब हो जाता है। इसी तरह से जब फूड में मौजूद ऑयल या फैट ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो वो रैंसिड हो जाता है और ऐसे फूड की स्मेल और टेस्ट दोनों ही खराब हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस मेटल्स को ख़राब कर देता है, हमारे फूड को भी ख़राब कर देता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन को पेंट कर सकते हैं, जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो और जंग ना बने। इसी तरह से जब हमें फूड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाना होता है, तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में पैक कर सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन पैकिंग करके भी हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक सकते हैं और मेटल्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यह जाना कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। हमने यह भी समझा कि केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस के द्वारा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने इस बात को भी डिस्कस किया कि इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। हमने डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को डिस्कस किया। हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस को समझा और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया, और हमने यह भी जाना कि किस तरह से रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।